साल 1985 में जब अयोध्या में गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके पास से आजाद हिंद फौज की वर्दी, गुप्तचर विभाग के बधाई संदेश, नेताजी जैसे गोल शीशे वाले सुनहरे फ्रेम के मेड इन जर्मनी चश्मे, नेताजी के माता पिता व परिजनों की दुर्लभ निजी तस्वीरें, ताई होको विमान दुर्घटना की अखबारों की कतरने, इन जैसे दर्जनों ऐसी दुर्लभ वस्तुएं मिली जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों में ये विश्वास बढ़ता गया कि असल में गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जो यहाँ पर सालों से छिपकर रह रहे थे। ये बात इतनी बढ़ी कि साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक तीन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सभी का निष्कर्ष अलग अलग निकला। दोस्तों, आज इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के सच का बेहद गहराई से पड़ताल करेंगे। ये वीडियो आगे बेहद ही रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं जेपी गुप्ता, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। साल 1972 में गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नजदीक दर्शन नगर बाजार में शंकर निवास में रहते थे, लेकिन एक वर्ष बाद दर्शन नगर बाजार छोड़कर बाबा अयोध्या की ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी के पास स्थित एक छोटे से घर में रहने लगे। यहाँ उनका मकान मालिक से किराए को लेकर विवाद भी हुआ, जिसे लेकर फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में 2 बार सुनवाई भी हुई। बाबा बहुत एकांत प्रिय थे, वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। वे हमेशा पर्दों के पीछे से ही बात करते। उनके रहन सहन की गुप्त शैली आसपास के लोगों में जिज्ञासा और भय दोनों पैदा करने लगी। लोगों के कंप्लेन पर गुमनामी बाबा की संदिग्ध गतिविधि की जांच की अर्जी पर फैजाबाद यानी अब के अयोध्या के तत्कालीन पुलिस प्रमुख ने एक सीआईडी इंस्पेक्टर को उनकी पहचान की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन फिर अचानक बाबा उसका मकान खाली करके अयोध्या की सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊ मंदिर रहने चले गए। बाबा के साथ शुरू से ही उनकी एक सेविका हुआ करती थी, जिनका नाम तो सरस्वती देवी शुक्ला था, लेकिन बाबा उन्हें जगदम्बे कहकर बुलाते थे। बाबा अपने अन्य सारे सेवकों को निश्चित अंतराल पर बदलते रहते थे। साल 1982 में गुमनामी बाबा लखनऊ मंदिर छोड़कर राम भवन में रहने लगे। बाबा के नजदीकियों का दावा था कि उनके जीवित रहने पर हर 23 जनवरी को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता था, कोलकाता से कुछ खास लोग बाबा का जन्मदिन मनाने उनके पास आते थे। लेकिन उनके देहांत के बाद बार बार सूचनाएं देने के बाद भी कोई भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने कोलकाता से नहीं आया। उनके सेवकों ने 2 दिन तक अधीर होकर उनकी प्रतीक्षा की। फिर निराश होकर गुप्तार घाट पर बाबा की गुपचुप अंत्येष्टि कर दी गई। अब तक बाबा की मृत्यु होने पर वहाँ के लोकल अखबार ने भी उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की, क्योंकि अब तक गुमनामी बाबा को नेताजी के तौर पर कोई नहीं जान रहा था। लेकिन उनके मरने के 45 दिनों के बाद बाबा के निजी सामान को सार्वजनिक किया गया। तब उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हैरत अंगेज जखीरे मिले। नेताजी जैसे गोल शीशे वाले सुनहरे फ्रेम के मेड इन जर्मनी चश्मे, रोलेक्स जेब घड़ी, फाउंटेन पेन, दूरबीन, 555 ब्रांड की सिगरेट, विदेशी शराब, आजाद हिंद फौज की वर्दी, आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख मोहन राय के बधाई संदेश, नेताजी के माता पिता और परिजनों की दुर्लभ निजी तस्वीरें, जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें, अखबारों की प्रकाशित ताई होको विमान दुर्घटना की रिपोर्ट की कतरने, नेताजी के लापता होने की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित शाहनवाज व खोसला आयोग की रपटें, हाथ से बने नक्शे जहां कथित विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हुआ। इसके अतिरिक्त नेताजी के बारे में देश विदेश के समाचार पत्रों में छपी अनेकानेक खबरों व रिपोर्ट की कतरने मिली। इसे देखकर वहां के लोग अचंभित हो गए और रातों रात ये चर्चा होने लगी कि कहीं ये वास्तव में सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे जो यहाँ छिपकर सालों से रह रहे थे। उस वक्त के फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक स्थानीय दैनिक अखबार नए लोग ने पहली बार एक सनसनीखेज स्टोरी 26 अक्टूबर 1985 को एक हेडलाइन छापी कि फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। इस अखबार ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताई होको में हुई विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि वे गुमनामी बाबा के बेस में फैजाबाद में रह रहे। अगले कुछ दिनों तक
तक इस स्थानीय अखबार नए लोग ने यह स्थापित करने के लिए एक तरह का अभियान चला दिया कि गुमनामी बाबा वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ही थे। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ इसकी चर्चा वीडियो में हम बाद में करेंगे। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए बनाए गए तीन आयोग के निष्कर्ष क्या कहती है उसे जानते हैं। पहली आयोग जवाहरलाल नेहरू द्वारा साल 1955 में शाह नवाज खान के नेतृत्व में नेताजी जांच आयोग बनी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई सुरेश चंद्र बोस भी शामिल थे। दूसरा आयोग लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1970 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री GD खोसला के नेतृत्व में खोसला आयोग बना। और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते 1999 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और बम्बे तथा लखनऊ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी आयोग बना। 1955 में बनी पहली आयोग सहनवाज समिति के अनुसार जापानी मित्सुबिशी KI-21 शैली कम वर्षक विमान जब नेताजी को जापानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सिदेई के अतिथि के रूप में ले जा रहा था, तब विमान ताइवान हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुख्य पायलट, सह पायलट और जनरल सिदेई तुरंत मारे गए। बोस विमान दुर्घटना में गैसोलीन ईंधन में भीग गए और जलते हुए बम वर्षक विमान से बाहर निकले, जिसमें वो बुरी तरह जल गए। लेकिन बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे गंभीर रूप से जले लेकिन बच गए। बोस को ताइहोकू को नानमो सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां मुख्य शल्य चिकित्सक डॉक्टर तानीयोशी योशिमी, दो अन्य डॉक्टर सुरुता और डॉक्टर इसी और आधा दर्जन तकनीकी कर्मचारियों और नर्सों ने 6 घंटे तक इलाज किया। बोस कोमा में चले गए और ताइहोकू समय अनुसार रात 9 बजे से 10 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान 10 साल बाद बने सहनवाज जांच आयोग के सामने गवाही दी कि बोस की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में लाई गई, लेकिन मंदिर के मुख्य भिक्षु उन्हें सुरक्षित मंदिर में रखने के लिए सहमत हो गए और बोस की अस्थियां एक छोटे से सुनहरे शिवालय में आज भी मंदिर में रखी हुई है। लेकिन सहनवाज समिति की इस रिपोर्ट से भारत के कई लोग और विशेषकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश चंद्र बोस असहमत थे। उनका कहना था कि ये रिपोर्ट केवल गवाहों पर आधारित है, न ही विमान दुर्घटना की कोई फोटो है और न ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर। कई वर्षों तक इस रिपोर्ट को लेकर विवाद चलता रहा और नई नई अफवाहें देश में फैलती रही, जैसे नेताजी वहां से भागकर रूस चले गए या फिर नेताजी भारत में ही कहीं छिप कर रह रहे हैं। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में खोसला आयोग बना, जिसकी जांच 1970 ईस्वी तक चली। इस आयोग ने भारत, जापान, ताइवान और अन्य देशों में गवाहों से बयान लिए। जापानी चिकित्सकों, नर्सों, सैनिकों और उन लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए जिन्होंने कहा कि वे नेताजी के अंतिम समय में मौजूद थे। आयोग ने नेताजी के साथियों जैसे हबीबुर रहमान, डॉक्टर तोशियो यासुदा के बयान भी सुने। उन्होंने विमान दुर्घटना स्थल ताइहोकू एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करवाया। खोसला आयोग की रिपोर्ट भी लगभग शाहनवाज आयोग की रिपोर्ट की ही पुष्टि करती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइहोकू विमान दुर्घटना में ही 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि नेताजी के रूस में होने के कोई ठोस साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। जो दावे उनके बारे में किए जा रहे हैं वो अफवाहों और कल्पनाओं पर आधारित है। लेकिन फिर से नेताजी के परिवार और नेताजी को चाहने वालों ने कहा कि आयोग जापानी गवाहों पर ज्यादा निर्भर था और स्वतंत्र फोरेंसिक जांच नहीं करवाई। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि यदि नेताजी की मृत्यु वहां पर हुई तो उनके DNA टेस्ट क्यों नहीं किए गए। तीसरा आयोग साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और उस समय के चर्चित गुमनामी बाबा की सत्यता की जांच के लिए भी बनाया गया। मुखर्जी आयोग ने शाहनवाज समिति और खोसला आयोग दोनों की रिपोर्ट को पूरी तरह से पलट दिया। आयोग ने कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, इस दावे को समर्थन देने वाला कोई मूल आधिकारिक दस्तावेज या एयर क्रैश रिकॉर्ड ताइवान में नहीं मिला। जापान के रिकॉर्ड में अस्थियां के DNA टेस्ट या पहचान से जुड़ा कोई सबूत नहीं था। मुखर्जी आयोग ने आखिर गुमनामी बाबा के बारे में क्या कहा, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। इससे पहले गुमनामी बाबा की कहानी के बारे में आगे बात करते हैं। जब नए लोग नामक दैनिक स्थानीय अखबार लगातार गुमनामी बाबा को नेताजी साबित करने वाली रिपोर्ट छाप रहा था, उसी वक्त वहाँ के एक और लोकल अखबार जन मोर्चा ने इसकी सत्यता जांचने की शुरुआत की। जन मोर्चा के संपादक कोलकाता जाकर आजाद हिंद
फौज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख रह चुके पवित्र मोहन राय से मिले। उनसे गुमनामी बाबा के नेताजी होने या न होने के बारे में बातचीत की। मोहन राय ने खींचकर उनसे कहा, क्या आपको लगता है कि नेताजी का फैजाबाद में अज्ञातवास में निधन हो जाता और मैं उनके अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार के लिए वहां जाने के बजाय कोलकाता में बैठा हंस हंस कर आपसे उनकी बारे में बात कर रहा होता? उन्होंने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि नेताजी के जीवित होने के उम्मीद लिए अनेक जगह उनकी तलाश में जाते रहे और इसी दौरान वो गुमनामी बाबा से भी जाकर मिले थे। लेकिन बाबा उन्हें पल भर के लिए भी नेताजी नहीं लगे। यह पूछे जाने पर कि बाबा के पास नेताजी से जुड़ी अनेक वस्तुओं का जखीरा कहां से आया, पवित्र राय ने कहा कि बहुत संभव है कि गुमनामी बाबा ऐसे चीजों को संग्रह करने के शौकीन रहे हों, लेकिन वो नेताजी तो कतई नहीं थे। उधर दूसरी तरफ मुखर्जी आयोग ने भी गुमनामी बाबा और नेताजी की लिखावट के नमूने तुलना के लिए दो अलग अलग प्रयोगशालाओं, शिमला के सरकारी परीक्षक कार्यालय और कोलकाता स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के साथ साथ सेवानिवृत्त हस्तलेखन विशेषज्ञ बी लाला को भी भेजा। दोनों सरकारी प्रयोगशालाओं ने तो लिखावट को अलग बताया, लेकिन हस्तलेखन विशेषज्ञ बी लाल ने कहा कि वो दोनों लिखावट एक ही व्यक्ति के हैं। खोसला आयोग ने गुमनामी बाबा के दांतों का डीएनए परीक्षण के लिए कोलकाता की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजा। डीएनए विशेषज्ञ और प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर बीके कश्यप द्वारा पैनल को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा की दांतों का डीएनए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मातृ या पैतृक डीएनए वंशावली से संबंधित नहीं है। दोस्तों, असल में उस वक्त फैजाबाद में स्थानीय अखबार ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुमनामी बाबा को नेताजी के तौर पर प्रसारित करना शुरू किया था, लेकिन सभी तरह के जांच ने ये साबित किया कि असल में वो नेताजी नहीं थे। दूसरी तरफ 3 जांच आयोग में 2 जांच आयोग, शहनवाज आयोग और खोसला आयोग ने नेताजी की मौत की पुष्टि की, जबकि मुखर्जी आयोग ने भले ही इस दुर्घटना की सबूत न होने का निष्कर्ष निकाला, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया कि नेताजी यदि जिंदा हैं तो आखिर कहां हैं। मुखर्जी आयोग ने भी इस बात को सिद्ध नहीं माना कि नेताजी जापान से भागकर रूस चले गए। दोस्तों, असल में नेताजी जैसे शक्तिशाली और विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति को ऐसे मर जाना उनके समर्थकों के लिए विश्वास करने लायक नहीं था। इसलिए जब तक कई व्यक्तियों के बारे में नेताजी होने का अफवाह देश में फैलती रही। नेताजी की मृत्यु के बारे में आज सर्वाधिक मान्यता प्राप्त निष्कर्ष यह है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में ही हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और भी आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।